विकी ने कहा, लोग बड़ी तैयारियां करते हैं फिर भी मौत आ जाती है। ये कहते ही इसने चौकीदार को गोली मार दी। वो पोरिच में एक गाड़ी के पीछे गिरकर तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। उन्होंने इसकी लाश को घसीटकर एक कोने में डाल दिया। फिर बैरूनी दरवाजे पर आए और बेल के बटन को दबाया। सलमान ने दरवाजे पर आकर फिश आई से आंख लगाकर इन्हें देखा, फिर मुतमईन होकर दरवाज़ा खोल दिया। सबसे आगे शहरी था। सलमान इससे गले लगते हुए बोला, ये तुम लोग गन उठाए क्यों फिर रहे हो? कामी ने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए कहा, यार तुम तो जानते हो जब तक लाइफ में एडवेंचर ना हो मज़ा नहीं आता। आज तो पूरे शहर में न फौज है न पुलिस है। लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पटाखे क्यों छोड़े जा रहे हैं, क्यों आते जाते लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह मारा जा रहा है। शेरी ने कहा, हाँ पटाखों की बात पर याद आया, तुम्हारी वो पटाखा कहाँ है? सलमान ने चौंक कर इसे देखा और फिर कहा, देखो यार, हमारी दोस्ती अपनी जगह है, मगर मैं वाइफ के मामले में बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं करूँगा। आओ बैठो। एक ने कहा, हम बैठने नहीं, तुम्हारी फुलझड़ी से खेलने आए हैं। वो गुस्से से बोला, बकवास मत करो, क्या तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा पी ली है? शेरी ने टीटी की नाल उसके सीने पर रखते हुए कहा, आज तक हमने किसी गर्लफ्रेंड को पारसा नहीं बनाया, इसे तुम्हारे सामने भी पेश करते रहे, आज अपनी गर्लफ्रेंड को पेश करो। कामी ने इसकी कनपटी से रिवॉल्वर लगाते हुए कहा, यह न कहना कि वो तुम्हारी बीवी है, अगर है तो होती रहे, हमारे लिए तो वो गर्लफ्रेंड है, हमने इसे चखा नहीं है, वो हमारे लिए नई नवेली है। विक्की दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था। सलमान ने कहा, खबरदार इधर न जाना, मुझसे बात करो। वो विक्की का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। इधर से साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर की गोली चली, घुटने की हड्डी टूट गई। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। शबीना इसे मुखातिब करते हुए एक कमरे से बाहर आ रही थी। सलमान, क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त आ गए? वो बोलते बोलते रुक गई। अपने शौहर को फर्श पर तड़पता देखकर चीखें मारती हुई उसकी तरफ दौड़ी। विक्की और कामी ने इसे पकड़ लिया। शेरी ने इसे देखते हुए कहा, अरे ये तो पेट वाली है, वो माँ बनने वाली थी। सलमान ने तकलीफ से कराते हुए शेरी से कहा, इसे छोड़ दो, फॉर गॉड सेक मेरी दोस्ती का ख्याल करो। तुमने हमारी दोस्ती का लिहाज नहीं किया, हमें खिलाने से पहले इतना खाया कि पेट निकाल दिया। कामी ने कहा, वाकई ये बड़ी खूबसूरत है। विकी ने कहा, इसे शजरे ममनुआ बनाया गया था, जो दुकान हमारे लिए बंद की गई थी, इसकी खुली दुकानदारी करेंगे। सलमान ने फर्श पर से उठने की कोशिश की मगर गिर पड़ा। शेरी से बोला, प्लीज़ मेरी शबीना पर रहम करो, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझसे जो वसूल करना चाहो मैं वो सब कुछ तुम्हारे आगे रख दूँगा। मेरी जान लेना चाहो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मगर इस पर जुल्म न करो, इसे हाथ न लगाओ। रोने और गिड़गिड़ाने से रहम की भीख नहीं मिलती, क्योंकि रहम करने वाले बेरहम नहीं होते और जो बेरहम होते हैं वो रहम की भीख देना नहीं जानते। शेरी ने कहा, हम यहाँ अपनी मौजूदगी का सबूत और अपने खिलाफ किसी चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़कर नहीं जाएंगे, लिहाजा सबसे पहले तुम्हें मरना चाहिए। ये कहकर उसने अपनी गन सीधी की, लेकिन गोली चलाने से पहले ही एक ठाई की आवाज़ गूंजी। शेरी के हलक से चीख निकली। वो झुककर गिर पड़ा। विकी और कामी ने घबराकर एक कमरे की तरफ देखा। इसके हाथ खुले दरवाजे के पीछे से फायरिंग हुई थी। इस कमरे में अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों टीवी लाउंज में थे, वहाँ छुपने की जगह नहीं थी। जवाबी फायरिंग करने से पहले कहीं छुपना ज़रूरी था। विकी वहाँ से दूसरे कमरे की तरफ भागने लगा। कामी शबीना के पीछे आकर उसे ढाल बनाना चाहता था। ऐसे ही वक्त एक गोली उसके शाने पर आकर लगी। उसके हाथ से गन छूटकर दूर जा गिरी। इधर विकी दौड़ते दौड़ते लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो तीनों पेशावर मुजरिम नहीं थे, यूं ही खरमस्ती करने चले आए थे, अपनी ज़िंदगियों को फुल ऑफ एडवेंचर बनाना चाहते थे। वो वहाँ से उठकर भागना चाहते थे। दूसरी गोली आकर लगी और वो उठते उठते वहीं गिर पड़ा। इस तारीख कमरे से आवाज़ सुनाई दी, अपनी अपनी गनें फेंक दो वरना हराम मौत मरोगे। शेरी बेजान पड़ा हुआ था। विक्की और कामी जख्मी हुए थे। एक के हाथ से गन छूटकर दूर चली गई थी, दूसरे ने भी अपनी गन एक तरफ फेंक दी।
तब इस तारीक कमरे से एक बूढ़ा शख्स बाहर आया। सलमान ने कहा, थैंक यू डैड, आपने बड़ी होशियारी से अपनी बहू की इज्जत बचाई है। शबीना दौड़ती हुई आकर सलमान से लिपट गई। इसके डैडी इन हथियारों को ठोकरें मारते हुए दूर फेंक रहे थे। शहरी की तरफ देखते हुए बोले, अभी इसमें जान है। फिर इन्होंने बेटे से पूछा, क्या गोली आर पार हुई है? जख्म गहरा तो नहीं है? वो तकलीफ से कराते हुए बोला, गोली घुटने की हड्डी तोड़ती हुई गुजर गई है। आप पुलिस को कॉल करें। सलमान एक सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। बाप ने इसे अपनी गन देते हुए कहा, इन तीनों पर नज़र रखो, अगर ज़रा भी हरकत करें तो गोली मार देना। ये कहकर वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए रब्ता करने लगा। मौत से बचना मुहाल होता है, अगर बच गए, ज़िंदगी मिल गई तो इस ज़िंदगी को संभालना और सलामत रखना इससे भी ज़्यादा मुहाल हो जाता है। हालात ऐसे थे कि कोई डॉक्टर अपने घर से नहीं निकल रहा था। ज़िंदगी देने वाले डॉक्टरों के पीछे भी मौत लगी हुई थी। अगर वो हज़ारों लाखों रुपए के लालच में आ भी जाते तो आर्जी तौर पर मरहम पट्टी कर सकते थे, लेकिन घुटने की हड्डी जोड़ नहीं सकते थे। इसके लिए सलमान को किसी भी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाना ज़रूरी था और वो 3 ज़ख्मी मुजरिमों को अपने घर में छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। पहले पुलिस की कार्रवाई लाजमी थी। इन मुजरिमों को कानून के मुहाफिजों के हवाले करने के बाद ही सलमान को किसी हॉस्पिटल में ले जाया जा सकता था। पहले करीबी थाने से फ़ोन के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की गई। वहाँ घंटी बज रही थी, मगर कोई फ़ोन अटेंड करने वाला नहीं था। सलमान के बाप फरमान अली ने अपने एक शनासा पुलिस अफसर के मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया। इस आला अफसर ने पूछा, हेलो फरमान साहब, खैरियत तो है? इस वक्त कैसे याद किया? खैरियत ही तो नहीं है, करीबी थाने में फ़ोन कर रहा हूँ, मगर वहाँ कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। मेरी कोठी में 3 अफराद घुस आए थे। वो मुसल्लह थे, लेकिन मैंने बड़ी जीदारी से मुकाबला करते हुए इन्हें ज़ख्मी कर दिया है। इनमें से शायद एक मर चुका है। सलमान को गोली लगी है, घुटने की हड्डी टूट गई है। इसे हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। समझ में नहीं आता इन मुजरिमों को घर में छोड़कर कैसे जाऊं। आप मेरी कुछ मदद करें। किसी थानेदार को हुक्म दें कि वो सिपाहियों के साथ आकर इन मुजरिमों को ले जाए। फरमान साहब, मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया गया है कि वो थाने से बाहर न निकलें। शहर में आपको रेंजर्स की गाड़ियाँ भी नज़र नहीं आएंगी। वो परेशान होकर बोला, यह हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई नहीं है, न पुलिस है। हम एक ज़ख्मी को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते और मुजरिमों को कानून के हवाले भी नहीं कर सकते। मैं इन ज़ख्मी मुजरिमों का क्या करूं? क्या इन्हें बाहर भगा दूं? बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए आप जो कर सकते हैं करें, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकूंगा। ये बात समझ में आ गई कि पुलिस की मदद हासिल नहीं हो सकेगी। उसने फिर अपने रिश्तेदारों से रब्ता किया, इन्हें अपने हालात बताए। सब ने यही मशवरा दिया कि मुजरिमों को दफ़ा करो, इन्हें घर से बाहर निकालो और बेटे को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाओ। फरमान अली ने फ़ोन के ज़रिए नाइट चौकीदार से रब्ता करना चाहा। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, मगर कोई अटेंड नहीं कर रहा था। बाद में पता चला कि इन तीनों ने कोठी में दाखिल होने से पहले इस चौकीदार को मौत के घाट उतार दिया था। सलमान ने अपने दोस्तनुमा दुश्मनों को देखते हुए हिकारत से कहा, तुम लोग बहुत बड़ी वारदात करने आए थे, यहाँ सबको कत्ल करने के बाद वापस जाने वाले थे। फिर उसने शहरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब उठो, इसे देखो, शायद ये मर चुका है, इसे उठाकर बाहर ले जाओ। चौकीदार की लाश भी उठाकर अपनी कार में डालो और यहाँ से फ़ौरन दफ़ा हो जाओ। बड़ी मजबूरी थी, जान लेने वाले दुश्मनों को आज़ाद छोड़ा जा रहा था। इन्हें कानून के हवाले नहीं किया जा सकता था। पूरे शहर में बल्कि पूरे मुल्क में लाशें गिराई जा रही थीं, इन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं था। 27 दिसंबर 2007 की शब सभी अंधेर नगरी में थे। विकी और कामी दोनों ज़ख्मी थे। उन्होंने शहरी के पास आकर इसे टटोला। विकी ने कहा, ये तो मर चुका है। सलमान ने कहा, तुम भी मरने से पहले इसे यहाँ से ले जाओ। वो दोनों गन पॉइंट पर थे और नहते भी थे। ऐसे हालात में हुक्म की तामील ज़रूरी थी। वो इसे उठाकर बाहर ले जाने लगे। फरमान अली ने कहा, चौकीदार की लाश को भी अपनी गाड़ी में ले जाओ, तुम दोनों इन लाशों के जिम्मेदार हो।
वो शेरी को उठाकर हाँफते काँपते बाहर आ गए। इनके जख्मों से टीसें उठ रही थीं। वो तकलीफ से करा रहे थे। कामी ने कोठी के अहाते से बाहर आकर कहा, हम इसे उठाकर कहाँ ले जाएंगे? फिर इनका हुक्म है कि चौकीदार की लाश भी ले जाएं। विकी ने कहा, गनीमत समझो, उन्होंने हमें सिर्फ जख्मी किया है। अब इन लाशों को गाड़ी में ले जाकर किसी नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने सर घुमाकर कोठी की तरफ देखा। फिर एक ने कहा, वो लोग अंदर हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, हमें भी नहीं देख रहे हैं। लाश को यहाँ फेंको और भागो। शेरी इनका बहुत पुराना साथी था, मगर अब बोझ बन गया था। वो इसे एक तरफ फेंककर कार की अगली सीटों पर आ गए और फिर इसे स्टार्ट करके गाड़ी को आगे बढ़ाते चले गए। विकी ने कहा, हमारी जान बच गई है, मगर हम मुसीबत में फंस गए हैं। सलमान और उसके डैड हमारे खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कामी ने कहा, हमने इनके चौकीदार का मर्डर किया है, कोठी में घुसकर सलमान को जख्मी किया है। हम अपनी प्लानिंग के मुताबिक कामयाब हो रहे थे, मगर वो बुढ़ा अचानक ही हमारी शामत बनकर आ गया। विकी ने कहा, हम अनाड़ी हैं। सलमान की बीवी को रेप करने के लिए निकले थे, मगर पहले से ये मालूम नहीं था कि इस कोठी में सलमान और उसकी बीवी के अलावा वो बुढ़ा भी होगा। इस बूढ़े ने तो बेटे बहू को वो कोठी तन्हा रहने के लिए दी थी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो वहाँ मौजूद होगा। जान बचाने की बस एक ही उम्मीद है कि हमारे वालिदैन सलमान और इसके डैड को किसी समझौते पर राज़ी कर लें। हमें फ़ौरन अपने अपने डैडी को अपनी क्रिटिकल पोजीशन के बारे में बताना चाहिए। मेरी तो तकलीफ़ से जान निकल रही है। मैं बड़ी मुश्किल से ड्राइव कर रहा हूँ। फ़ोन पर डैड से बात नहीं कर सकूँगा। मेरे ज़ख्म से भी ऐसी टीसें उठ रही हैं कि मैं ही जानता हूँ। मर्द बच्चा हूँ, रो नहीं सकता, बस चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूँ। हम हॉस्पिटल पहुँचकर मरहम पट्टी कराने के बाद घर वालों से रब्ता करेंगे। हालात ऐसे थे कि बाहर भटकने वाले आसानी से अपने घरों तक नहीं पहुँच सकते थे। बखैरियत अस्पताल तक पहुँचना भी नसीब नहीं हो रहा था। बेरहमी और संगदिली की इंतहा ये थी कि अस्पताल पहुँचाने वाली एम्बुलेंस वगैरह को भी आग लगाई जा रही थी। वो दोनों सलमान की कोठी से जान बचाने के बाद वापस जाते हुए इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि बखैरियत हॉस्पिटल पहुंच सकेंगे। अरमान 100 बरस के हैं, बल्कि खबर नहीं। कामी ने कार को एक गली में मोड़ दिया। विकी ने पूछा, ये किधर जा रहे हो? ये शॉर्टकट है, हम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच सकेंगे। हमें जिना हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, वो सलमान के लिए भी करीब है। वो बूढ़ा अपने बेटे को इलाज के लिए वहीं लाएगा। हमें देखते ही फिर हमारे पीछे पड़ जाएगा। वो कायल होकर बोला, ठीक कहते हो। हम इस गली से निकलकर सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे। वो बोलते बोलते चुप हो गया। एक मकान के सामने अचानक ही गाड़ी रोक दी। वहाँ दरवाजे पर डॉक्टर हसनात बेग के नाम की तख्ती लगी हुई थी। विकी ने पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? वो बोला, इधर देखो, वो एक डॉक्टर का मकान है, यहाँ हमारी मरहम पट्टी हो सकती है। वो दोनों कार से उतरकर दरवाजे पर आ गए। कॉल बेल का बटन दबाया। रात के 3 बजने वाले थे। सभी गहरी नींद में थे। दूसरी बार, फिर तीसरी बार बेल बजाने पर अंदर से आवाज़ सुनाई दी। कौन है भाई? विकी ने कराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हम पूरी तरह ज़ख्मी हैं, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलें। अगर आपने मरहम पट्टी ना की तो मर जाएंगे। एक खातून की आवाज़ सुनाई थी, आप दरवाज़ा न खोलें, पता नहीं ये कौन लोग हैं। जवाबन डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी, तुम जानती हो, मैं आधी रात के बाद भी बीमारों के लिए दरवाज़ा खोलता हूँ। खातून की आवाज़ सुनाई दी, रोज़ की बात और है, लेकिन आज तो पूरे शहर में क़यामत आई हुई है। क्या आप टीवी की खबरें नहीं सुन रहे थे? जिस चैनल पर देखो पेट्रोल पंप और गाड़ियाँ चल रही हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, कोई किसी को रोकने टोकने और पकड़ने वाला नहीं है। पता नहीं इतने सारे दरिंदे कहाँ से आ गए हैं। इस पर आप हैं कि दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं। करीबी एक खिड़की खुली। वहाँ से डॉक्टर ने पूछा, कौन हो भाई? कोई भी मुसीबत का मारा मेरे दरवाजे पर आए तो मैं इसका इलाज करता हूँ। अगर तुम सचमुच ज़ख्मी हो तो मुझे यकीन दिलाओ कि हमारे लिए मुसीबत नहीं बनोगे। वो दोनों खिड़की के पास आकर बोले, आप देख लें, हम दोनों निहत्ते और ज़ख्मी हैं।
हमारा लिबास लहू से भीग रहा है। डॉक्टर ने कहा, बस और कुछ न बोलो, मैं अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़ा खोल रहा हूँ। फिर इसने बीवी से कहा, तुम अंदर जाओ, बच्चों के साथ रहो, दरवाजे और खिड़कियाँ अंदर से बंद कर लो। मैं इन लोगों की मरहम पट्टी नहीं करूँगा तो मेरा समीर मुझे मलामत करता रहेगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों अंदर आ गए। इनके पास कोई असला नहीं था। डॉक्टर ने मुतमईन होकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर कहा, आराम से बैठो। हमें टीवी के ज़रिए और रिश्तेदारों के ज़रिए मालूम हो रहा है कि शहर में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, बेगुनाह मारे जा रहे हैं। वो दोनों एक एक करके कुर्सी पर बैठ गए। डॉक्टर बोलने के दौरान इनके ज़ख्मों का मुआयना करने लगा। फिर बोला, खुदा का शुक्र अदा करो, ज़ख्म गहरे नहीं हैं, तुम मरहम पट्टी के बाद आराम से घर जा सकोगे। उसने आधे घंटे के अंदर दोनों की मरहम पट्टी कर दी, इन्हें इंजेक्शन लगाए, खाने के लिए दवाएं दी और फिर कहा, अब जा सकते हो। विकी ने जेब में हाथ डालकर हज़ार हज़ार के 2 नोट निकाले। फिर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन्हें रख लें। वो पीछे हटकर बोला, नहीं, मैं इतना महंगा डॉक्टर नहीं हूँ। गरीबों का मुफ्त इलाज करता हूँ। जो साहिब हैसियत होते हैं इनसे मुनासिब पैसे ले लिया करता हूँ। तुम मुझे 100 रुपये दे सकते हो। विकी ने 1000 का नोट इसकी जेब में ठूसते हुए कहा, हमारे पास इससे छोटा नोट नहीं है। वापस जाते जाते नेक मशवरा दे रहे हैं, हमारे जाने के बाद फिर किसी के लिए दरवाज़ा न खोलें। आपकी ये शराफत और मसीहाई बहुत महंगी पड़ेगी। वो डॉक्टर का कोई जवाब सुने बगैर मकान से बाहर आ गए। फिर कार में बैठकर वहाँ से जाने लगे। कामी ने कहा, डॉक्टर बहुत ही तजुर्बेकार है, पता नहीं कैसी दवा दी है, अब ज़ख्म से टीसें नहीं उठ रही हैं। विकी ने कहा, मुझे भी आराम आ गया है, अब हमें इस होटल की तरफ जाना चाहिए। हम वहाँ 30 लाख की कार छोड़कर आए हैं। ये कार पता नहीं किस मनूस की है, हमने बहुत नुकसान उठाया है। कामी ने कहा, मैंने इस कार से एक नौजवान को उतरते देखा था, इसके साथ एक लड़की भी थी। होटल के अंदर और बाहर अच्छे खासे ग्राहक बैठे हुए थे। हम वहाँ वारदात नहीं कर सकते थे, वरना इस लड़की को ज़रूर उठा लेते। आज हमारे नसीब में नाकामी लिखी हुई है। सलमान की सो कॉल्ड वाइफ भी हमारे हाथ नहीं लगी और अब भी कोई हमारे हाथ नहीं आएगी। हम निहत्ते हो गए हैं। फ़िलहाल हमें मौज मस्ती के मुतालिक सोचना भी नहीं है। वहाँ से अपनी कार लेकर घर जाना है और आइंदा कानून की गिरफ्त से बचने की तदबीर करनी है। तदबीरें लाख करो, तकदीर के आगे बिलाखिर बेबस होना पड़ता है। इन दोनों की फिर शामत आ गई। एक गली से निकलकर मेन रोड पर आते ही अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ बीच सड़क पर खड़ा हो गया। इसके दोनों हाथों में एक रिवॉल्वर दबा हुआ था और उसका रुख उनकी तरफ था। अगर वो गाड़ी आगे बढ़ाते तो इससे पहले ही वो फायर करके कई गोलियां चला देता। वो हराम मौत मरना नहीं चाहते थे। कामी ने अचानक ही ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। अब एक नई मुसीबत आ गई थी। पता नहीं वो सिर्फ धमकियाँ देने वाला था या इन्हें मौत के घाट उतार कर इनकी कार ले जाने वाला था। विकी ने चीख कर कहा, फायर न करना, हम कार से उतरकर दूर चले जाएंगे, तुम इसे ले जा सकते हो। कामी ने कहा, हाँ, अगर तुम कहीं जाना चाहते हो तो हम तुम्हें ले जाएंगे। हमारे पास हथियार नहीं हैं, हम खुद मुसीबत के मारे हैं, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनेंगे। वो बड़े खौफनाक अंदाज में इन्हें निशाने पर रखते हुए कार के करीब आ रहा था। इसके शाने पर एक बहुत ही वजनी बैग लटका हुआ था। इसने कार की स्टीयरिंग सीट के करीब आकर इन्हें देखा और फिर कहा, मैं पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ रहा हूँ, खबरदार होशियारी न दिखाना, अचानक कार स्टार्ट करके न जाना, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, मैं गाड़ी के व्हील पंचर कर दूंगा तो आगे नहीं जा सकोगे। वो दोनों चुपचाप हाथ उठाकर बैठे हुए थे। वो कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। फिर दरवाजे को बंद करते हुए बोला, गाड़ी चलाओ, मुझे जेल तक जाना है। उन्होंने चौंक कर एक दूसरे को देखा। फिर कामी ने कार स्टार्ट करते हुए अकबनुमा आईने में इस पर नज़र डाली। परेशान होकर पूछा, तुम जेल जाना चाहते हो? वो डपट कर बोला, हाँ, कह जो दिया, क्या बहरे हो? अब कोई सवाल न करना, चुपचाप चलो। वकील ने कहा, बिरादर, तुम देख रहे हो हम निहत्ते हैं और बुज़दिल भी हैं, लड़ना झगड़ना नहीं जानते, प्लीज़ हमसे बातें करो। कामी ने कार की रफ्तार धीमी रखी थी। वो बोला,
اگر ہم سے بات نہیں کرو گے تو یہ گاڑی جیل تک نہیں جا سکے گی۔ ہم تو تمہارے ہاتھ مریں گے مگر تم بھی یہیں رہ جاؤ گے۔ وہ گرج کر بولا، بکواس مت کرو، یہ گاڑی وہاں تک کیوں نہیں جا سکے گی؟ اس لیے کہ اس میں پیٹرول نہیں ہے، اس کے باوجود ہم تمہیں جیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ غصے سے بولا، یہ کیا بدمعاشی والی باتیں کر رہے ہو؟ پیٹرول نہیں ہے تو مجھے وہاں تک کیسے پہنچاؤ گے؟ ہماری دوسری گاڑی ڈولفن ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی ہے، ہم اس کے ذریعے تمہیں کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ وہ ریوالور کی نال کامی کی گردن سے لگاتے ہوئے بولا، سچ بولو، کیا اس کا پیٹرول ختم ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ سامنے ڈیش بورڈ پر دیکھ رہے ہو، فیول کی مقدار بتانے والا کانٹا 0 پر ہے۔ ہم جھوٹ بول کر تمہارے ہاتھوں مرنا نہیں چاہیں گے۔ اس نے ڈیش بورڈ کی طرف دیکھا، واقعی ایندھن کی مقدار بتانے والا کانٹا 0 پر تھا، جبکہ ٹنکی فل تھی۔ وہ کانٹا ناکارہ ہو چکا تھا، کام نہیں کر رہا تھا۔ اجنبی دھوکہ کھا گیا۔ اس نے کہا، پورا شہر بند پڑا ہے، وہ ڈولفن ریسٹورانٹ بھی بند ہوگا، تمہاری دوسری گاڑی وہاں کیسے پہنچ گئی؟ ہمارا ڈرائیور اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اس نے ہمیں فون پر اطلاع دی ہے کہ ہم وہاں سے گاڑی لے آئیں۔ اچھی بات ہے، چلتے رہو، مگر یاد رکھو کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو دوسرا سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا، خواہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ کامی نے اطمینان کی سانس لی، تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اس ہوٹل کی طرف جانے لگا۔ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید وہاں پہنچ کر اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر کر سکے گا، اگر کچھ نہ کر سکا تب بھی اپنی 30 لاکھ کی گاڑی حاصل کر لے گا، پھر اس اجنبی کو جیل پہنچا کر خیریت سے اپنے گھر پہنچ سکے گا۔ اس نے کہا، برادر، ہماری بات کا برا نہ مانو تو اتنا بتا دو، جیل کیوں جا رہے ہو؟ ہم وہاں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنسیں گے؟ اگر کوئی چالاکی نہیں دکھاؤ گے، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دو گے تو زندہ سلامت رہو گے اور اپنے گھر واپس جا سکو گے۔ اس سے آگے کوئی بات نہ کرو۔ اس کا نام شرف الدین تھا، شرفو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بچپن سے پٹاخے پھوڑنے اور کھلونا بندوق چلانے کی عادت تھی۔ جوانی میں سچ مچ کی بندوقیں چلانے لگا۔ اب تک 28 قتل کر چکا تھا۔ سال 6 ماہ میں جیل جاتا تھا اور پھر چھوٹ کر واپس آ جاتا تھا۔ تعزیراتی قانون کی ایک دہشت ہوتی ہے، مجرموں کو صرف لات جوتے نہیں مارے جاتے بلکہ ٹارچر سیل میں 3rd ڈگری کی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، کوڑے لگائے جاتے ہیں، پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے۔ یہ ایسی دہشت ہے کہ کوئی بھی امن و امان سے زندگی گزارنے والا شریف آدمی جرم کرنے کی جرات نہیں کرتا، لیکن پیشہ ور مجرموں کی دہشت ایسی طاری ہوتی ہے کہ تعزیراتی قانون نافذ کرنے والے بھی اپنی پناہوں میں چھپ کر رہ جاتے ہیں اور پورے شہر کو تہذیب کاروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جن کے دلوں پر صدمات گزرتے ہیں وہ اپنا ماتم کرتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، دوسروں کے گھر نہیں چلاتے۔ دوسروں کا گھر چلانے اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کوئی اور تھے۔ ان کی شرپسندی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پیشہ ور مجرم ہیں۔ ان کی دہشت سے قانون کے محافظ روپوش ہو گئے تھے، گویا قانون سے کھیلنے والوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی تھی۔ شرف الدین عرف شرفو جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ اس جیسے درجنوں مہارت رکھنے والے مجرم نہ جانے کیسے جیل کی 4 دیواری سے باہر آ گئے تھے۔ شرفو نے اپنے جیل کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اچھی خاصی وارداتیں کی تھیں، سبھی نے خوب مال لوٹا تھا۔ اس کے پاس جو بیگ تھا اس میں کرنسی نوٹ اور سونے کے زیورات بھرے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں وارداتیں کرتے پھر رہے تھے۔ وہ رات 11 بجے اپنے گھر آ گیا، 2-4 گھنٹے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گزار کر واپس جانا چاہتا تھا۔ اس نے گھر آ کر دروازے پر دستک دی۔ بیوی نے دروازہ کھول کر اسے دیکھا تو خوشی سے کھل گئی اور ایک دم سے بولی، تم اچانک کیسے چلے آئے؟ کیا تمہاری سزا ختم ہو چکی ہے؟ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے بیوی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پھر دوسرے کمرے میں آ کر بچے کو دیکھا۔ وہ 4 برس کا تھا، گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ پاس بیٹھ کر اس کے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، اسے سونے دو، جاگے گا تو مجھے دیکھ کر خوش ہوگا مگر جاتے ہی پھر رونے لگے گا۔ بیوی نے پوچھا، کیا ابھی واپس چلے جاؤ گے؟ ہاں، بس صبح تک کے لیے موقع مل گیا ہے، پھر
मैं चला जाऊँगा। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। तू माँ कैसे बन रही है? मैं तो जेल में था। कैसी बातें करते हो? मैं एक एक दिन का हिसाब रखती हूँ। तुम 2 माह 20 दिन पहले जेल गए थे। दूसरे दिन आसार पैदा हुए और फिर मैंने दाई अम्मा को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। वो इसके मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद करते हुए बोला, क्या मुझे उल्लू बनने वाला मर्द समझती है? पहले भी जब मैं सज़ा काट कर बाहर आया था तो तेरी गोद में ये पहला बच्चा खेल रहा था। 1 साल की सज़ा काट कर आया था, इस बार भी 1 साल 6 महीने की सज़ा काट कर आया तो तू यही कहती कि दूसरा बच्चा भी मेरा ही है। वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे जितना मारना है मारो, मगर ऐसा शर्मनाक इल्ज़ाम ना लगाओ। उसने एक ज़ोर की लात मारी। सुसरी, सच सच बता, यहाँ कौन आता है? तुम जानते हो, मेरे मैके में माँ बहनें हैं, अब्बा और भाई जान हैं। इनके सिवा ना कोई यहाँ आता है, ना मैं किसी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैके वाले तेरे साथ दिन रात नहीं रहते। क्या मैं उल्लू का पट्टा हूँ? क्या कुछ समझ नहीं पाऊँगा? जब भी जेल जाता हूँ तू माँ बनने के लिए बैठ जाती है। वो रोते हुए बोली, मैं क्या करूँ? जेल तो तुम्हारा घर हो गया है। हर साल या 6 महीने बाद चले जाते हो। इन बच्चों का हिसाब किसे दूँ? दुनिया की कोई औरत अपने मुजरिम शौहर को बच्चों का हिसाब नहीं दे पाती होगी। वो लात खाने के बाद फर्श पर पड़ी हुई थी। इसने ठोकर मारकर रिवॉल्वर निकालते हुए पूछा, सच बता, ये किसका बच्चा है? वो तड़प कर बोली, तुम्हारा है। खुदा और रसूल की कसम, ये तुम्हारा है। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, मैं बिल्कुल गधा हूँ। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि डकैती और कत्ल के जुर्म में पकड़ा जाता हूँ तो कभी इकबाल जुर्म नहीं करता। हमेशा खुद को बेगुनाह कहता हूँ। साली, तू भी यही कर रही है। मैं कानून की आंखों में धूल झोंकता हूँ, वहाँ खुदा रसूल की कस्में खाता हूँ। अदालत में बड़ी किताब उठाकर कहता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा और हमेशा झूठ बोलता हूँ। तू भी मुझसे झूठ बोल रही है। वो झूठा था, कभी इसकी सच्चाई पर यकीन नहीं कर सकता था। इसने बीवी के पेट को देखा और फिर वहाँ गोली मार दी। बच्चा गहरी नींद में था, कसमसाने लगा। वो अपना बैग उठाकर वहाँ से बाहर चला आया। बच्चे से दिलचस्पी नहीं थी। उसने इस यकीन के साथ बीवी को गोली मारी थी कि वो इसके घर में नाजायज़ बच्चे पैदा करती है। अगर पैदाइश से पहले नाजायज़ होने का हिसाब ना किया जाए तो इस मुल्क में 70% अफराद पैदा होने के बाद नाजायज़ हो जाते हैं। झूठ बोलते हैं, डाके डालते हैं, कत्ल करते हैं, अपने दीन की नफ़ी करते हैं। ऐसे लोगों का वजूद जायज़ नहीं होता। देखा जाए तो इस मुल्क के अमन पसंद शहरी ऐसे करोड़ों नाजायज़ लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अरीमा और सज्जाद होटल में बैठे बैठे बेजार हो गए थे। वो होटल भी बंद हो चुका था। वहाँ के मालिक ने इनकी वजह से एक लाइट ऑन रखी थी और दरवाजे को ज़रा सा खुला छोड़ दिया था। सज्जाद ने एक मुलाजिम को 500 रुपये देते हुए कहा, कहीं से एक टैक्सी पकड़ कर ले आओ, हम यहाँ से चले जाएंगे। वो 500 रुपये की खातिर अपनी साइकिल पर दूर तक गया था। फिर 1 घंटे बाद वापस आकर बोला, टैक्सी या रिक्शा तो दूर की बात है, कोई गधा गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। टीवी के ज़रिए ख़बरों में बताया गया था कि 3 दिनों तक शोक मनाया जाएगा। इसका मतलब ये था कि 3 दिनों तक कोई गाड़ी सड़क पर नज़र नहीं आएगी। कानून से खेलने वालों को खुली छुट्टी मिलती रहेगी। अरीमा ने कहा, मेरी वजह से आप बुरी तरह फंस गए हैं। आपके मम्मी और डैडी परेशान होंगे, इनसे राब्ता तो करें। मैं राब्ता करूँगा, इन्हें मेरी परेशानी का इल्म होगा तो डैड गाड़ी लेकर यहाँ चले आएंगे और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे वक्त घर से निकलें। अरीमा ने रोने का मुंह बनाते हुए कहा, जी चाहता है कि रोना शुरू कर दूं। अगर 3 दिन तक शोक मनाया गया और हड़ताल रही तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? दिन निकलेगा तो घर तक पहुँचने की कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी। ऐसे ही वक्त कामी इसकी गाड़ी ड्राइव करता हुआ वहाँ पहुँच गया। विकी ने पीछे बैठे हुए शरफू से कहा, वो देखो हमारी कार वहाँ खड़ी है, हम इसमें जाएंगे। वो बोला, तो फिर इसे फ़ौरन रोको और उसमें चलो। कामी ने कहा, हर काम फ़ौरन ही नहीं हो जाता, हमारी उस गाड़ी की टंकी खाली है, पहले पेट्रोल डालेंगे फिर चलेंगे। शरफू ने गुस्से से कहा,
तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अभी तो कहा था कि इस गाड़ी की टंकी खाली है। झूठ नहीं कहा था, इसकी डिक्की में पेट्रोल से भरा हुआ एक कैन रखा है, हम इसे अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। वो झुंझुलाकर बोला, तुम लोग मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए हेरा फेरी कर रहे हो। फौरन उतरो और उसमें पेट्रोल डालो, अगर ज़रा भी चालाकी दिखाओगे तो मैं गोली चला दूंगा। वो दोनों इसके साथ बाहर आ गए। डिक्की खोलकर पेट्रोल का कैन निकालने लगे। विकी ने शर्फू से कहा, बिरादर अब हमारा पीछा छोड़ दो, हम सच बात बता रहे हैं। इस गाड़ी की टंकी फुल है, तुम इसे ले जा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। शर्फू ने कहा, तुम दोनों गधे हो, इतना नहीं समझ रहे हो कि मुझे गाड़ी चलानी आती? अगर आती तो वहीं तुम दोनों को गोली मारकर इसे ले जाता। एक मुलाजिम होटल के दरवाजे से बाहर चरपाई पर लेटा हुआ था। ये देख रहा था कि एक शख्स के हाथ में रिवॉल्वर है और दो अफराद इसके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। वो चारपाई से उतरकर ज़मीन पर रेंगता हुआ होटल के अंदर आया। फिर सज्जाद से बोला, आपकी गाड़ी आ गई है, मगर कुछ गड़बड़ है। वो बताने लगा कि बाहर क्या हो रहा है। सज्जाद ने अरीमा से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो रिवॉल्वर निकालकर ज़मीन पर छुप गया। वहाँ से इन्हें देखने लगा। शर्फू इनसे कह रहा था, अपनी गाड़ी की टंकी बाद में फुल करना, पहले मुझे इसी कार में ले चलो, देर हो रही है, मुझे सबसे पहले वहाँ पहुँचना है। कामी ने कहा, हम 5 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे और तुम्हें ले चलेंगे। बकवास मत करो, तुम लोग मुझसे बच निकलने के लिए या किसी तरह मुझे मार डालने के लिए बहाने बना रहे हो। फिर वो कामी का निशाना लेते हुए बोला, अभी चलते हो या मारूं गोली? वो एकदम से घबरा कर बोला, चलता हूँ, अभी चल रहा हूँ। विकी ने कहा कि कामी तुम इसे ले जाओ, मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। कामी ने कहा, ज़्यादा चालाक न बनो, मुझे इस मुजरिम के रहमो करम पर छोड़कर भागना चाहते हो? नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। शर्फू ने कहा, मुझे तुम दोनों की बहस से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ एक ड्राइवर की ज़रूरत है। ये कहते ही इसने विकी को गोली मार दी। कामी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे न मानना, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनकर रहूँगा, अभी ले चलता हूँ, आओ। सज्जाद की गाड़ी फिर हाथ से निकलने वाली थी। अब वो किसी तरह के नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। उसने वहीं से शर्फू का निशाना लिया। वो लोग 10 गज के फासले पर थे, निशाना चूक ही नहीं सकता था। ट्रैगर को दबाते ही गोली शर्फू को जाकर लगी। वह एकदम से चीख मारता हुआ लड़खड़ाता हुआ पीछे गिरा और फिर ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गया था। कामी ने फ़ौरन ही आगे बढ़कर इस रिवॉल्वर को उठाना चाहा। सज्जाद ने दूसरी गोली चलाई। कामी एकदम से उछलकर दूर चला गया। फिर वह इनके करीब आते हुए बोला, रिवॉल्वर को उठाना चाहोगे तो खराब मौत मरोगे। उसने आगे झुककर शर्फू के रिवॉल्वर को उठा लिया। वो तड़प तड़प कर ठंडा हो चुका था। कामी ने सज्जाद से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे गोली न मारना, हम तुम्हारी गाड़ी ले गए थे, मगर देख लो टंकी फुल करती है, ये बिल्कुल सही सलामत है, प्लीज़ मुझे जाने दो। सज्जाद ने कहा कि मैं खामखा तुम्हारी जान नहीं लूँगा, तुम जा सकते हो। वो फ़ौरन ही पेट्रोल का कैन उठाकर अपनी कार की तरफ चला गया। सज्जाद ने अरीमा को आवाज़ दी। वो होटल से बाहर आ गई। फिर शर्फू की लाश को देखते हुए दोनों हाथों से सर थाम कर बोली, या खुदा, क्या आपने इसे मार डाला है? वो बोला, बहुत मजबूरी थी, इसे न मारता तो ये मुझे और उस शख्स को मार डालता। हम गुनाहों की नगरी में सांसें ले रहे हैं, यहाँ दरिंदों को मौत की घाट उतारे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। कामी ने अपनी कार में पेट्रोल डालते हुए कहा, बिरादर तुम ठीक कहते हो, ये शख्स जेल से निकलकर वारदात करने आया है। इसकी तरह पता नहीं और कितने पेशावर कैदी फरार हो चुके हैं और शहर में तहज़ीबी कार्रवाइयाँ करते फिर रहे हैं। जाओ, जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुँचने की कोशिश करो। वो दोनों कार की अगली सीटों पर आ गए। सज्जाद ने इसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाया। अरीमा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आयतें पढ़ने लगी। सज्जाद ने फ़ोन के ज़रिए अपने माम और डैड से रब्ता किया और भी कहा, आप मेरी वजह से अब तक जाग रहे हैं, प्लीज़ सो जाएं, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। खुदा के फजल करम से बखैरियत हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं। बाप ने पूछा, बेटा जब कोई परेशानी नहीं है तो आने में देर क्यों कर रहे हो? डैड, पहले मैं अरीमा को घर लाने वाला था, लेकिन अचानक ही इसके घर में ट्रेजेडी हो गई है,
اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی اسے وہاں پہنچانا ضروری ہے، میں صبح تک واپس آ سکوں گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹے سجانی ٹاؤن بہت دور ہے، تم اتنی دور جانے کا رسک نہ لو، اس لڑکی کو یہاں لے آؤ، ہمارا ڈرائیور اسے وہاں پہنچا دے گا۔ اس نے اریما کو دیکھا اور پھر کہا، اوکے، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گا، اریما کے ساتھ آ رہا ہوں، مگر حالات ایسے ہیں کہ ہماری مرضی کہیں چل نہیں سکتی، جس راستے سے جانا چاہتے ہیں وہاں اچانک ہی بند ہو جاتا ہے، ہم ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں، راستہ اریما کے گھر کا ہو یا میرے گھر کا، جو بھی آسان ہوگا وہاں سے گزرتا ہوا چلا آؤں گا، آپ میری فکر نہ کریں، انشاءاللہ جلدی آپ کے پاس پہنچوں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا، وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ بولا، مام اور ڈیڈ چاہتے ہیں میں اتنی دور سرجانی نہ جاؤں، تمہیں گھر لے آؤں، پھر ہمارا ڈرائیور تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ ماں باپ کے دلی جذبات کو سمجھنا چاہیے، آپ یہی کریں، مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں وہاں سے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ بولا، ماں باپ گھر میں ہیں اور یہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تم اپنے اور میرے دلی جذبات کی بات کرو، کیا مجھ سے بچھڑ جانا چاہتی ہو؟ ہم بچھڑنے کے بعد پھر کسی دن مل سکتے ہیں، ابھی ان لمحات کی بات کرو، کیا تمہارا جی چاہتا ہے میں تم سے دور ہو جاؤں؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سجاد نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا، میرا دل ایسا نہیں چاہتا، قدرت کو بھی یہی منظور ہے، شاید اسی لیے ہماری گاڑی چھن گئی تھی اور ہم تقریباً 3 گھنٹے تک ہوٹل میں بیٹھے رہے۔ ذرا سوچو، آج رات تقریباً 7 بجے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تقدیر ہمیں ادھر سے ادھر لیے پھر رہی ہے۔ وہ بولی، پھر بھی ہر کہانی کا ایک انجام ہوتا ہے، ملنے والے کبھی عارضی طور پر بچھڑ جاتے ہیں اور کبھی دائمی جدائی ہو جاتی ہے، گھر پہنچ کر ہمیں جدا ہونا ہی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا؟ سبھی اپنی اپنی زندگی میں بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن اچانک کی سوچ کے خلاف کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اریما نے دل ہی دل میں تسلیم کرتے ہوئے بے اختیار دعا مانگی، اللہ کرے کچھ ایسا ہو جائے کہ میں سجاد سے کبھی جدا نہ ہو پاؤں۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، کاش ہمارے درمیان کوئی ایسی گرہ پڑ جائے جسے دانتوں سے کھولنا چاہیں تب بھی نہ کھلیں۔ سجاد اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ ٹھنڈی سانسیں کیوں لے رہی ہو؟ اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر کہا، آپ بہت اچھے ہیں، میری خاطر اس شہر کے آخری سرے تک جا رہے ہیں، پلیز میری بات مانیں، ماں باپ کا دل رکھیں، پہلے مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں ڈرائیور کے ساتھ۔ وہ بات کاٹتے ہوئے بولا، راستے میں کوئی نہ کوئی ٹیکسی مل جائے گی، میں اسے 1000 روپے دوں گا تو وہ بھی تمہیں لے جائے گا، ہمارا ڈرائیور بھی تنخواہ دار ہے، مجبور ہے، وہ خطرہ محلے کا تمہیں وہاں پہنچانے جائے گا۔ وہ اریما کو دیکھتے ہوئے بولا، انسان یا تو پیٹ سے مجبور ہوتا ہے یا دل سے، وہ ڈرائیور پیٹ سے مجبور ہو کر تمہیں لے جائے گا اور میں دل سے مجبور ہو کر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ مسرتوں سے سرشار ہو گئی، سر جھکا کر بولی، آپ مجھے جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن اتنا کہنا چاہوں گی، مجھے ایسی خوشی کبھی نہیں ملی جیسی آج مل رہی ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں ضرور کہو، دل کی بات زبان پر لاؤ۔ وہ بولی، میں پروین شاکر کو بہت پڑھتی ہوں اور وہ شاعرہ میرے دل کی زبان سے بول رہی ہے، تیرے آئینہ فن میں سراپا دیکھ کر اپنا بہت حیران ہوں اور بارہا پلکیں جھپکتی ہوں کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور لڑکی ہے، میری آنکھوں میں پہلے بھی شرارت تھی مگر اب تو ستارے چھل ملاتے ہیں، میرے لب اس سے پہلے بھی تبسم آشنا تھے لیکن اب تو بے ضرورت مسکراتے ہیں، میں اس کی خوشنما آنکھوں سے دنیا دیکھتی ہوں، مسکرا کر سوچتی ہوں زمین یکلخت کتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ آہ، سجاد نے دل کی گہرائیوں سے کہا، ہمارے وطن کی زمین کب خوبصورت ہوگی؟ وہ بولی، میرا دل کہتا ہے کہ ضرور خوبصورت ہوگی، ہمارے پاکستانی جوان بوڑھے بچے سبھی اپنے سینوں میں خوبصورت دل رکھتے ہیں، حالات نے انہیں بدگمان کر دیا ہے، وہ مجبور ہو گئے ہیں،
मोहब्बत को भूल कर ज़रूरत के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। वो बोला, मोहब्बत के बगैर ज़रूरतें पूरी तो हो जाती हैं मगर ज़लील व ख्वार करती हैं। जैसा कि आज हमारा मुल्क, हमारी पूरी कौम दुनिया की नज़रों में तमाशा बने हुए हैं। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर सज्जाद के फ़ोन से कॉल बेल सुनाई दी। वो नन्ही सी स्क्रीन को देखते हुए बोला, अरीमा, तुम्हारे घर से कॉल है। उसने पिछली सीट की तरफ हाथ बढ़ाया। अरीमा ने फ़ोन लेकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो हेलो अब्बू, आप यकीनन मेरे लिए परेशान होंगे। इसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरी तरफ से चच्ची की आवाज़ सुनाई दी। वो नागवारी से बोल रही थी, परेशान होने की तो बात है, शाम से न जाने किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। क्या घर का रास्ता भूल गई हो? आपको तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर है, कभी तो सीधे मुँह बात कर लिया करें। क्या भूल गई? कभी मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती थी, अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर तुमने मेरे बेटे में 100 तरह के ऐप निकाल दिए और छोटे बेटे को अपना दीवाना बनाकर घर से भगा दिया। वो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, ये क्या कह रही हैं आप पहले अब्बू को फ़ोन दें। वो झिझकते हुए बोली, हाँ, वो तुम्हारे अब्बू गहरी नींद में हैं। ये फ़ोन अब्बू के पास रहता है, आप वहाँ से बोल रही हैं, इन्हें जागना चाहिए, वो बहुत कच्ची नींद सोते हैं, वो मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, आप कहना क्या चाहती हैं? और फिर हिचकिचाने के अंदाज में बोली, कुछ नहीं, वो बात दरअसल ये है कि मैं इस फ़ोन को अपने फ्लोर पर ले आई हूँ और अपने कमरे से बात कर रही हूँ। अचानक बोलते बोलते चच्ची ने फ़ोन बंद कर दिया। अरीमा ने हैरत से फ़ोन की तरफ देखा और फिर सज्जाद से कहा, सज्जाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है चच्ची की बातों से, हमें फ़ौरन घर जाना चाहिए। सज्जाद ने कहा, ओके, और कार स्टार्ट करके तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दी। वो रोते हुए बोली, हमारा वो 3 मंजिला मकान क्या है? बारूद का ढेर है। बशारत चच्चा कहने को आतिशबाजी का कारोबार करते हैं, लेकिन पटाखे छोड़ने, बम फोड़ने और आग लगाने का धंधा करते हैं। चच्ची और चच्चा पूरे मकान पर कब्जा जमाने के लिए साजिशें करते रहते हैं। मेरी वो सौतेली माँ ज़ीनत बेगम भी यही करती थी, हराम मौत मारी गई। अल्लाह मेरे अब्बू को महफूज रखना। वो फूट फूट कर रोने लगी। सज्जाद ने तसल्ली देते हुए कहा, अरीमा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे अब्बू को, अरीमा परेशान मत हो। कुछ देर बाद वो सज्जानी टाउन पहुंच गए। अरीमा ने सज्जाद से कहा, यहाँ शाजी होटल है, इसके पास गाड़ी रोक दो, वहाँ से 100-150 गज दूर मेरा घर है और मैं अकेली घर जाना चाहती हूँ। ओके, सज्जाद ने कहा और अरीमा की रहनुमाई में शाजी के होटल से कुछ फासले पर गाड़ी रोक दी। होटल के आसपास कुछ दुकानें थीं और पीछे मकानात दिखाई दे रहे थे। एक तरफ खुले मैदान में अधूरा सा एक पार्क बना हुआ था। इस पार्क से परे कई मकानों के दरमियान उनका 3 मंजिला मकान दिखाई दे रहा था। उसने पलटकर सज्जाद की तरफ देखा। सज्जाद थोड़े ही फासले पर कार खड़ा किए हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसने पलटकर दरवाजे पर पहुंचकर कॉल बेल का बटन दबाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया और बशारत चच्चा का चेहरा नजर आया। बशारत चच्चा ने उसे देखते ही चच्ची को आवाज़ लगाई, भाभी, अरीमा आई है, आओ आओ अंदर आ जाओ। इस दरवाजे के साथ ही आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाली दुकान थी। इसके पीछे ही एक बहुत बड़ा हाल कमरा था। वहाँ शूरा, गंधक और पटास वगैरह का ज़ख़ीरा रहता था। अरीमा वहीं चली आई। बशारत चच्चा ने कहा, अरे बेटा, वहाँ क्यों जा रही हो, अंदर कमरे में चलो। ऐसे ही वक्त चच्ची रोती हुई अंदर आई और उससे लिपट गई और रोने लगी। अरीमा एकदम घबरा गई, उसका दिल बैठने लगा। उसने घबरा कर पूछा, चच्ची, अबू तो खैरियत से हैं ना? अरे बेटी, आज की तो रात है ही मनूस, पहले तुम्हारे अब्बा मर गए और फिर मेरा सुहाग भी उजड़ गया। ये कहकर वो रोने लगी। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देखे जा रही थी। उसने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन आपने तो फ़ोन पर कहा था कि वो गहरी नींद सो रहे हैं। चच्ची ने एकदम चमक कर कहा, मैंने फ़ोन पर तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा तुम आ तो रही ही हो, खुद ही अपनी आंखों से देख लोगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था।
वो भीगी भीगी आवाज़ में बोली। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बातें की थीं, उस वक्त तो वो ठीक थे। अरे ठीक कहाँ थे, बरसों के बीमार थे, बिस्तर पर पड़े रहते थे। आज तो सड़कों गलियों में चलने फिरने वाले पटापट मर रहे हैं, इनका भी दम निकल गया है। मैं क्या करूं? अब तुम्हारे चचा को नशे की तलब हो रही थी, वो पुड़िया लाने के लिए बाहर गए थे, किसी ने उन्हें कत्ल कर दिया। भाई मौत आ गई, मर गए, इसमें हमारा क्या कसूर? चच्ची का लहजा और बशारत चचा की कमीनी सी तायद करती हुई खामोशी ये बता रही थी कि बात इस तरह नहीं है जैसे चच्ची बता रही हैं। एकदम ही उसके अंदर कोई शोला सा लपका। उसने सख्त लहजे में कहा, चच्ची सच सच बताएं, हुआ क्या है, वरना मैं पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। चच्ची ने कमीनी सी मुस्कुराहट से बशारत चचा को देखा और कहा, जाओ जाओ, पुलिस में रिपोर्ट कर दो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने उन्हें मारा है? उनका गला घोटा है। एकदम चच्ची खामोश हो गईं, जैसे जो कहना नहीं चाहती थी वो ज़बान से निकल गया हो। वो चच्ची को एकटुक देखे ही जा रही थी। चौंकी तो जब उसने देखा कि बशारत चचा उसकी तरफ पुरस्कार अंदाज में पड़ रहे थे। उसने ये एकदम दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। शायद ये उसकी खुद हिफाजती की लाशऊरी कोशिश का नतीजा था। चचा उसके पीछे भागे, मगर वो तब तक कुंडी खोलने की कोशिश कर रही थी। इतने में सज्जाद बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रहा था। अरीमा को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। आखिर उससे सब्र ना हुआ और वो हर मसलहत को बालाए ताक रखकर हाल अहवाल के लिए मकान की तरफ चल पड़ा। उसने अपना रिवॉल्वर हाथ में ले लिया था। अचानक उसने दरवाजे के पास अजीब सी हलचल महसूस की। इन मायनों में कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, जैसे कोई उसे झंझोड़ रहा हो या फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हो। अब इंतज़ार करना मज़ीद फजूल था। सज्जाद लपक कर दरवाजे के नज़दीक आया। इतने में दरवाज़ा एक झटके से खुला और अरीमा की सूरत इस तरह नजर आई कि उसके बाल एक वहशतज़दा अधेड़ उम्र के शख्स के हाथ में थे और दूसरे हाथ में उसके चाकू था, जो वो अरीमा की पुश्त में उतारने वाला था कि बर वक्त सज्जाद ने उसे देख लिया और रिवॉल्वर से गोलियों की बौछार कर दी। बशारत पट से पीछे की तरफ गिरा। अरीमा बाहर लपकी। यकबारगी सज्जाद और अरीमा को ज़ोर से झटका लगा था और वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरे। और दूर वो 3 मंजिला मकान एक धमाके से तिनकों की तरह उड़ रहा था। महल से शोर बुलंद हो रहा था। लोग अपने मकानों से निकलकर भाग रहे थे। वक्फे वक्फे से आतिशबाजी के बम भी फट रहे थे। दहशतज़दा लोगों पर और ज़्यादा दहशत तारी हो रही थी। यकबारगी अरीमा के हलक से चीख निकली। वो और सज्जाद उड़ते हुए दूर जाकर गिरे। दूर वो 3 मंजिला मकान एक धमाके से तिनकों की तरह उड़ रहा था। शायद सज्जाद की चलाई हुई कोई अंधी गोली आतिशबाजी के ज़ख़ीरे में लग गई थी। महल से शोर बुलंद हो रहा था। लोग अपने मकानों से निकलकर भाग रहे थे। वक्फे वक्फे से आतिशबाजी के बम भी फट रहे थे। दहशतज़दा लोगों पर और ज़्यादा दहशत तारी कर रहे थे। अरीमा उठकर भागती हुई उधर जाना चाहती थी। सज्जाद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। इसे सज्जाद ने नहीं, उसके चाहने वाले ने पकड़ा था। हमारी दुनिया में आग और खून के दरिया बहते रहते हैं, धमाके भी गूंजते रहते हैं, मगर ये सारी आवाज़ें, सारे धमाके आखिर को दम तोड़ देते हैं। अगर दम है तो सिर्फ एक ही आवाज़ में है और वो पांचों वक्त गूंजती रहती है। दूर किसी मस्जिद से फजर की अजान गूंज रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ नमाज की तरफ आओ, आओ बेहतरी की तरफ आओ।